नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस ने नशीली कप सिरप के अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा। 25 लाख की ऑनरेक्स कप सिरप सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमैया थाना अंतर्गत एक युवती ने कियोस्क संचालक को लगाया 15,000 का चूना। बिहान हॉस्पिटल का एक और कारनामा आया सामने। मरीज के परिजनों ने मचाया हंगामा। और रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ बृहद स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस ने नशीली कप सिरप के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें 25 लाख की ऑनर कप सिरप सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एक पत्रकार वार्ता के दौरान रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। लगातार पुलिस, खासकर संभागीय पुलिस, डिप्टी सीएम साहब, आईजी सर और सभी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध जो भी सूचना आती है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और जितनी अपने जो मुखबिर तंत्र है उसको भी हमने काफ़ी बढ़ा रहे हैं और उसी की वजह से कार्रवाइयाँ भी हो रही। कल चाकघाट पुलिस ने एसडीओपी त्योथर और एडिशनल एसपी देहात के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उसमें की है, जिसमें करीब 1920 ऑनरेक्स की कप सिरप की शीशियाँ जब्त की हैं, 2 गाड़ियाँ जब्त की हैं, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं और 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और वो हमारी नज़र में भी थे और जिसकी वजह से फिर हम इनको पकड़ने में सफलता मिली है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम राजू मांझी है, ये बरहा का है, प्रयागराज जिले का। हिरेंद्र पटेल है, ये यहाँ रीवा जिले का है। सुमित सेन है, ये भी यहीं रीवा जिले का है, धोबिया टंकी निवासी। और शशांक शेखर सिंह, ये भी यहीं धोबिया टंकी निवासी है। तो उसमें राजू मांझी, हिरेंद्र पटेल और सुमित सेन के पुराने अपराध भी हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका जो पूरा टेक्निकल जो हम लोग एनडीपीएस में कर रहे हैं आजकल कि हम पूरे चेन को पता करने की कोशिश करें, तो वो सारी चीज़ें अभी पूछताछ की जा रही है और जो उनके इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स हैं, मुखबिर तंत्र है, सबको एक्टिवेट करके और इसका सोर्स क्या था और आगे कैसे ये कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसकी जानकारी ली जा रही है। चाकघाट में पहले भी वो शशांक, उसको पुलिस का मतलब एक अधिकारी उनका लड़का है। सर, ये चाकघाट में पहले भी आरोपी रह चुके हैं, ये राजू मांझी में। निश्चित रूप से ये पुराने अपराधी हैं। राजू मांझी जो प्रयागराज का, ये यहाँ पे पहले भी आरोपी रहा है एनडीपीएस और अन्य उसमें भी रहा है और ये हमारे उसमें भी आ रहा था, कई बार की जानकारी में आ रहा था कि ये भी बीच में इस तरह की वो कर रहा है, तो इसको भी हम लोग ने टारगेट में थामा है। सर, खुलासा हो रहा है अंतर्राज्यीय गिरोह का। लोकल स्तर में जो कप सिरप मिल नहीं सी, कई जगह देखा जाता है, वीडियो वायरल होते हैं, इन पर पाबंदी कब लगने वाली? लोकल यानी कि आप जो छोटे जो कबाड़ी मोहल्ले पे या अन्य स्थानों पे जो उसको बिक्री करते हैं छोटी अमाउंट पे, उनको भी हम उसमें भी हम लगातार उसमें टारगेट कर रखे हैं। हमारा काम है कि जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसको हम लगातार करें। जो सप्लाई चेन होती है जहाँ से आता है वो हमारा अभी मेन फोकस है, जो हमारी पूरा उसमें कर रहा है। लेकिन जो ये छोटे स्तर पे जो रिटेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स के रिटेलर या जो ड्रग्स के पेडलर जिसको हम बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर ये आए दिन 4-6-10 लड़के लूट बना के पीते रहते हैं, काले चौराहे के आसपास और कुछ दूसरी गुमटियाँ भी है, नगर निगम आयुक्त ने चिन्हित भी किया है, इन पर कार्रवाई क्या होगी? जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ चिन्हित चीज़ें होती हैं जिस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बेलेबल होती हैं और उसकी वजह से वो कार्रवाई जो होती है, अगर हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है तो हमको सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी कार्रवाई भी निश्चित रूप से ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन में जो लास्ट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे अगर किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पेडलर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पर भी हमको नज़र रखनी है। तो उसको लेके भी मैं कुछ एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी आगाह भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस तरह के आपके साथ जो होगा कि एनडीपीएस में अगर आपको कार्रवाई करेंगे, भले ही अवेलेबल होगा या भले वो होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा। अभी तक जो हमको जानकारी लगी है प्रयागराज साइड से इसका सप्लाई हुआ था
और क्योंकि एक बड़े सप्लायर एक बड़े उसको हमने वो किया है, तो कुछ लोग जो अन्य हैं वो उस सप्लाई चेन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और क्योंकि उसमें अब इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है, तो इसलिए वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती ने कियास्क संचालक को 15,000 रुपये का चूना लगाया है। हंगामा की स्थिति निर्मित होने पर दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में तलब किया है। पूरी घटना रीवा के अमैया थाना क्षेत्र के छोटी दरगाह समीप स्थित एक दुकान में हुई है। दरअसल छोटी दरगाह के समीप स्थित ठाकुर मोबाइल सेंटर में दोपहर तकरीबन 4 बजे एक युवती पहुंची, जहां मोबाइल पर 15,000 की राशि ट्रांसफ़र करने को कहा। जब ऑनलाइन दुकान संचालक ने राशि ट्रांसफ़र करा और पैसे की मांग की तो लड़की ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। लड़की ने कहा कि एक युवक उसे परेशान करता था, जिसे उसने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन दुकानदार को पैसे देने के लिए उसके पास नहीं है। इसके बाद दुकान के पास काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। घटना के बाद दुकान संचालक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि युवती के द्वारा कहा जाता रहा कि वो पैसा नहीं दे सकती है और दुकानदार के द्वारा भेजा गया पैसा वापस नहीं आ सकता। मौके पर पहुंची अमैया पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। घटना के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑनलाइन मोबाइल की शॉप से सर, एक्चुअली क्या हुआ कि ये मैडम आई मेरे पास, उन्होंने बोला कि 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कराना है। मेरे भैया हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनकी चाची एडमिट है। मैंने कहा कि 30,000 तो नहीं है, 15,000 रुपये है। तो इन्होंने बात कराया कि अकाउंट नंबर आप बता दो। मैंने अकाउंट नंबर लिखा, नाम बताया, रेणु देवी का खाता है। मैंने 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करा, ठीक है ना। अब जब मैं इनसे पैसा मांगा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं। किंतु क्या बिना पैसे लेकर के अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है? जी, अभी पैसे नहीं है उनके पास। आपने पूछा नहीं कि ऐसे कैसे आ गई, आपको ऐसे कैसे बताते हैं मेरे भैया ट्रांसफ़र करेंगे, अपना ट्रांसफ़र करा रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं। कौन है ये लोग? ये लेडीज़ एक सिंगल है, बाकी मेरे तो किसके अकाउंट में पे ट्रांसफर हो गया, कुछ पता चला? बिहार या अभी तो बिहार का है सर, कोई रेणु देवी के नाम से है, बिहार का नाम है। तो इनका क्या नाम है जो ट्रांसफर करवाएं? उनका नाम तो मुझे नहीं। अभी अब आप क्या करेंगे? ये तो ये हमारा पैसा दिलाएं, फिर हम थाने में जाएँ। ये क्या नाम से आपको ग्राहक सेवा ऑनलाइन सर्विस, ग्राहक सेवा जी, नाम क्या आपका? अजीत सिंह। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। श्री अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होंगे, जैसे महिलाओं से संबंधित रोग, कैंसर रोग, मधुमेह सहित अन्य सैकड़ों तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। मुख्य रूप से ये आयोजन 31 अगस्त तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में चलेगा। इसके अलावा पूरे एक हफ्ते तक इस शिविर का लाभ हितग्राही उठा सकेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा उस विषय पर लगातार काम किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, मनगुआ विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी मौजूद रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो जटिल रोग है, सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या ओरल कैंसर हो और चाहे नवजात शिशु के लिए हो, अभी हम लोगों ने देखा कि अरबिंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किस तरह से प्रेजेंटेशन में जो अति आधुनिक तकनीक है, जांच की भी और इलाज की भी, उससे संबंधित बातें यहाँ पर रखी हैं। और न सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कही हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहा है। यहाँ पर बसें भी आई हैं, उसमें उनका इलाज भी हो रहा है, जांच भी हो रही है। और उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और कौन से डिपार्टमेंट और कौन सी तकनीक को हम ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण आज जो ये शिविर हो रहा है, जो एक हफ्ते चलेगा हमारे जिले में, उससे काफ़ी लोगों को फायदा भी होगा और अपने अस्पतालों को अपग्रेड करने में, ट्रेनिंग में इनका सहयोग लेके हम अपने स्टाफ को अपग्रेड भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे। जो जरूरी मशीनें और बुलाने की जरूरत है उसको बुलाएंगे। जिन लोगों की ट्रेनिंग हुई उनका इलाज कैसे होगा? उसको ये लोग यहाँ भी इलाज करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो इंदौर में अपने अस्पताल में भी ले जाकर निःशुल्क इलाज भी होगा। भैया, प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए क्या दिशा निर्देश अभी आगे? सीसीटीवी कैमरे उन स्थानों पर भी लगाएंगे, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, जो सुनसान जैसे एरिया रहते हैं, जिससे कि अपराधी को पकड़ने में आसानी हो। और सुरक्षा कर्मियों को भी हम बढ़ा रहे हैं। मेरे को कार्ड दूसरे ये हो जाए, इनका पिक्चर देते हैं।
के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में जो सुदूर से चलकर रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज ट्रांसपोर्ट नगर में चाय ठेले गोमती लगाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ट्रांसपोर्ट नगर में नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनने जा रहा है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के व्यवसायी एक बार फिर परेशानी में है। कल ही ट्रांसपोर्ट नगर के मोटर व्यवसायियों ने अपनी बातें रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रशासन के सामने रखी थी। वहीं आज ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले चाय पान की गुमती और ठेले लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले फुटकर व्यापारियों ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि 5 सैकड़ा से अधिक परिवारों का जीवन यापन फुटकर व्यापार के चलते ट्रांसपोर्ट नगर में चलता है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट नगर से बाहर किए गए हैं और उनकी रोजी रोटी बंद हो रहेगी। इसके लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही व्यवस्था की जाएगी के लिए, लेकिन चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे ही भेंट हुई और 2 शब्दों में बात हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो मिस्त्री, मैकेनिक, दुकानदार, चाय पान के ठेले वाले हैं वो अपनी रोजी रोटी छिन जाने की भय से बहुत दुखी हैं, तो उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए विचार करूंगा और मैं किसी का रोजी रोटी नहीं उजाड़ूंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके लिए अभी तो हम लोग उनको एक बार बुलाकर यहाँ की सारी समस्या से अवगत कराने के लिए हमारे सभी यहाँ के ट्रांसपोर्ट के रहने वाले भाइयों ने ये विचार बनाया है, तो उनको बुलाकर हम उनको अवगत कराएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके लिए जो सब लोगों का मत होगा उस तरह से हम आगे प्रयास करेंगे। लगभग कितने लोग हैं यहाँ के जो यहाँ कम से कम नहीं तो 250-300 तो कम से कम दुकानदार हैं और वर्कर और मिस्त्री मिला के कम से कम नहीं हजारों, यहाँ जो हजारों लोगों की रोजी रोटी का यहाँ जो है तो व्यवस्था होती है ट्रांसपोर्ट नगर में। आप लोग गए थे, क्या बोला मंत्री? हम लोग गए मंत्री जी से, मंत्री जी के पास टाइम नहीं मिल पाया, वो निकल चुके थे कि प्रोग्राम था उनका ऑडिटोरियम हॉल में, तो समय उतना नहीं मिल पाया। हम लोग ये बोलने गए थे कि भाई यहाँ बस स्टैंड जो बन रहा है उसके बाद हम लोग का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग इसी बेस में गए थे कि हम लोग को भी कुछ व्यवस्था बनाई जाए, तो अभी पूरी बातें नहीं हो पाई हैं। अपन लोग ये सोचे हैं कि हम लोग सब व्यापारी संघ जितने हैं, व्यापारी यहाँ के फुटपाथ वाले जितने, एक दिन मंत्री जी से टाइम मांगेंगे, यहाँ आएँ और हम लोग की समस्या सुने। आप लोग के माध्यम से हम लोग उनको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग बहुत परेशान स्थिति में हैं। एक तो वैसे भी यहाँ काम धंधा नहीं है, महीने भर बोनी नहीं होती है, गाड़ी भी नहीं आती है, और दूसरा जब से ये पेपर में निकला है कि बस स्टैंड आ रहा है, हम लोग का और भी बिल्कुल हालत ख़राब है। हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो यहाँ दुकानें जो बननी है उसके बारे में हम लोग मंत्री जी से ये अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग को भी कुछ सुविधा मिले, निर्धारित जगह हम लोग को दी जाए। यहाँ बहुत सी ज़मीन पड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें इधर से उधर किया जाएगा तो हम लोग को भी जगह यहीं मिल जाएगी। जैसे कि ये एक बस खड़ा करने के लिए यहाँ बना, अभी प्राइवेट बस खड़ा करने के लिए ये बनाया गया, एक आर्ट ले लिए ये, इस आर्ट को यहाँ से रेलवे पटरी के उस पार फेंका जाए, वो बिल्कुल वीरान पड़ा है, तो वो भी डेवलप हो जाएगा। 2-3 पार्क और पड़े हैं, ये ज़मीनें हैं, ये सब काम में लिया जाए, ये सब काम में लिया जाएगा तो जो फुटपाथ व्यापारी संघ है उनको भी एक छोटी छोटी दुकान मिल जाएगी, वो भी रोजी रोटी अपना, कोई चाय बेचेगा, कोई पान बेचेगा, कोई मिस्त्रियाना करेगा, कोई गैस वेल्डिंग वाला है, कोई बिल्डिंग वाला है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई नाई है। रीवा के वार्ड क्रमांक 7 खुटेही मोहल्ले में सड़क किनारे खुली नाली से मोहल्लेवासी परेशान हैं, जिसको लेकर हमारी टीम ने आज वार्डवासियों से चर्चा की। सिरमौर चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खुटेही मोहल्ला है। विश्वविद्यालय मार्ग से जाने की ओर वार्ड क्रमांक 7 के बाएं ओर पड़ता है, जहां एक नाली इन दिनों मोहल्लेवासियों के लिए समस्या का कारण बनी हुई है। दरअसल मस्जिद के सामने से अंदर की ओर जाने वाली गली में एक नाली खुली पड़ी हुई है। वार्डवासियों ने बताया कि नाली पिछले 2 साल से खुली है, जिस पर आए दिन बाइक सवार और बच्चे गिरते रहते हैं।
कई बार इसकी शिकायत सफाई दरोगा और वार्ड पार्षद शिवदत्त पांडे से की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आपको बता दें कि यहीं पास में एक बड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग भी बन रही है। वार्डवासियों ने बताया कि इस बिल्डिंग के निर्माण के चलते नाली का पानी रोक दिया गया, जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे की तरफ बहता है। यही पानी दुकानों में और नीचे बसे मोहल्ले के घरों में घुस जाता है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हमने वार्डवासियों और स्थानीय दुकानदारों से चर्चा की। अशोक कुमार सोनी। कौन सा मोहल्ला है ये खुटेरी वार्ड नंबर 7। क्या समस्या है? समस्या है कि आज ये 2 साल से नाली टूटी हुई है, तमाम गंध मार रहा है। यहाँ लोग आते हैं तो बगल में केडजी स्कूल है, संस्कार होटल है, यहाँ स्कूल भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं। गंध मार रही नाली ओवरफ्लो चल रही, दुकानों में हमारे पानी घुस रहा है। बच्चे भी घुस जाते हैं? बच्चे भी घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल कई बार गिर जाती, गाड़ियाँ घुस जाती हैं। खोल के छोड़ के चले गए। कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। बताइए, ऐसी गंध हमारे ये नगर निगम वाले की है तो? हाँ, सब नगर निगम वाले। और ये नाली चौक कहाँ से? नाली चौक वहाँ से, अब पता नहीं कब से चौक है यहाँ, वहाँ से नाली पानी निकल ही नहीं रहा है। ये सब यहाँ जो बिल्डिंगें नई बन रही हैं, ये सब नाली पाट दिए हैं, बंद कर दिया आगे नाला। हाँ, आगे नाला बंद कर दिए हैं। तो पानी जा नहीं रहा? पानी जा ही नहीं रहा। कितनी बार शिकायत की है नगर निगम? नगर निगम में दरोगा को कई बार 10 बार शिकायत किया, वार्ड पार्षद को शिकायत किया। पार्षद कौन है यहाँ? शिवदत्त पांडे जी। नहीं सुनते? हाँ, उनको बोला हूँ, दरोगा को भेजे थे, कोई सफाई करवाएं कुछ। ये क्या समस्या यहाँ बनी हुई? अरे यहाँ बहुत समस्या है भैया, नाला नहीं साफ हो रहा है। नाला नहीं साफ हो रहा है, अल्लाह करेंगे वो साफ। खोद के आप चले जाते हैं, खोद दिया चले गए। हाँ, उसमें चाहे कोई गिरता रहे मरता। अरे परसों गाड़ी वाला गिर गया बेचारा, उसको उठाया गया है, आधे घंटे भर वो बैठा था, उसके पैर में चोट लग गई है। कितना गहरा है? अरे बहुत गहरा, कमर तक गहरा है ये। हाँ, उसको खुला छोड़ के चले? हाँ, खुला छोड़ के चले गए। सफाई नहीं कर रहा, आगे बंधा हुआ है। आगे बंधा, कहीं आगे बंधा हुआ है। हाँ, ये बिल्डिंग उसको भी नहीं कर रहे हैं। शिकायत की है आपने? शिकायत करें नहीं, पार्षद के जो अभी नाम बताए हैं, नगर निगम करें, आते हैं बेचारे उनको। रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के बिहान हॉस्पिटल का एक और कारनामा सामने आया है, जिसमें मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। रीवा में कुकुरमुत्तों की तरह फैले प्राइवेट अस्पतालों के गोरख धंधे में चलता फिरता मरीज मौत की नींद में सो गया। हमेशा की तरह परिजन हंगामा करते रहे। पुलिस पहुंची और अंत में उसे संजय गांधी अस्पताल मृत की अवस्था में ले जाकर छोड़ दिया गया। पूरी दास्तान रीवा के बिहान हॉस्पिटल की है, जहां मामूली चक्कर आने के बाद एक व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था। 52,000 रुपये के इंजेक्शन से उसकी शुरुआत हुई और वही इंजेक्शन उसके लिए मौत का कारण बन गया। इस अस्पताल में मेडिसिन के डॉक्टर हार्ट का इलाज कर रहे थे और पैसों का मीटर प्रति घंटे लाख रुपए के हिसाब से बढ़ता जा रहा था। द्वारका नगर में रहने वाले राम नरेश दुबे को बीती शाम अचानक चक्कर आ गया, जिसे उपचार के लिए बिहान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में उसे हार्ट का मरीज बताया गया और 52,000 का इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। परिजनों का कहना है कि जैसे ही वो इंजेक्शन लगा उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद 10 बजे तक इलाज चलता रहा और रुपए का मीटर बढ़ता रहा। 13 लाख के ऊपर का इलाज होने के बाद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। प्राइवेट अस्पतालों में आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार हमेशा की तरह आंख मूंद कर बैठे हैं। हर गली कूचे में प्राइवेट अस्पताल के नाम पर लूट हो रही है। सरकारी चिकित्सकों का प्राइवेट मोह इस तरह से बढ़ चुका है कि अब उन्हें किसी का भी डर नहीं है। अस्पताल में सेवाएं देने के बजाय वो अपने निजी अस्पताल में व्यस्त रहते हैं। बिहान हॉस्पिटल की दास्तान भी कुछ ऐसी है। इस संबंध में हमने पीड़ित मरीज के परिजनों से चर्चा की।
ये बताइए जो पेशेंट अभी खत्म हो गए, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका नाम राम नरेश दुबे है। और ये जो है तो कल मतलब थोड़ा उनको चक्कर टाइप का मार रहा था, तो हम बिहान हॉस्पिटल इनको परामर्श के लिए ले गए थे। जब राकेश पटेल डॉक्टर देखे और उन्होंने ईसीजी कराया, ईसीजी कराने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें हार्ट अटैक आया है, तो जो है तो इनको एक इंजेक्शन लगेगा, वो थोड़ा महंगा है, अगर आप लोग लगवा सके तो उससे आराम हो जाएगा। तो हम लोग बोले आप बता दीजिए। उनने इंजेक्शन दिया, 52,000 रुपए का इंजेक्शन दिया। और इंजेक्शन देने के बाद जो है तो पहले इंजेक्शन देने के पहले वो बात कर रहे थे, सब अच्छे होश में थे, सब बातें कर रहे थे। और जैसे ही इंजेक्शन दिया तो उसके बाद वो अचेत हो गए, फिर इसके बाद उनको होश ही नहीं आया। और ये जो है तो 5 बजे 5:30 बजे इनके यहाँ एडमिट किए हैं, और 5:30 बजे से 10:30 बजे तक आईसीयू में रखे रहे, और दवा में दवा मंगवाते रहे। और पर्चा हम लोगों को देते थे, पर्चा भी है हम लोगों के पास। और उसका बिल जो है दवा का बनाया 2,69,000 रुपए इसने अपना बनाया, 52,000 का इंजेक्शन बनाया, और 60,000 की दवा मंगवाया अपने ही मेडिकल स्टोर से। इसका मेडिकल स्टोर है, वहीं हॉस्पिटल में ही मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, और वहां से ही दवा मंगवा रहा था। मतलब कुल मिलाकर के इसने पैसे के चक्कर में किसी की जान ले लिया, और ये सिर्फ लूट का अड्डा बना करके रखा हुआ है। और ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो इसको तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की क्या जरूरत है, इसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए। और अगर ये मेडिसिन का डॉक्टर है तो इसको हार्ट के डॉक्टर के बारे में, हार्ट के मरीज के बारे में तो जानकारी ही नहीं थी, तो इसको रेफर करना चाहिए सुपर के लिए। ये रेफर नहीं किया, सिर्फ पैसे के लालच में इसने पेशेंट को एडमिट किया और हम लोगों को गुमराह करके रखा, और गुमराह करके 10:30 बजे तक गुमराह करता रहा। और लास्ट में जब ये समझा कि स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है, तो फिर ये लास्ट में बता दिया कि अब ये मृत हो गए हैं। तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए, और पुलिस वालों ने मर्ग कायम किया। और अब जो है तो हम लोग यहाँ पीएम कराने आए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में। ये इंजेक्शन पहला लगाया 6 बजे लगाया है, जैसे इंजेक्शन लगाया इसके बाद वो अचेत हो गए, इसके बाद भी दवाई करता रहा, दवा में दवा ही आई है उसकी। मतलब ये कुल मिलाकर के 2,69,000 का उसका बिल था, 52,000 का इंजेक्शन था, और मेडिकल स्टोर से 60,000 की दवा मंगाया उसके बाद, और लास्ट में भी पैसा जमा कराया, ये मृत होने के बाद भी पैसा जमा कराया ये, और हम लोगों को गुमराह करता रहा। मेरा नाम राजेश दुबे है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा।
अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियन पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हत्या के 2 आरोपियों उमेश कुमार सोधिया और ब्रजकिशोर सोधिया को आजीवन कारावास 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं लोक अभियोजक डीएन मिश्र। रीवा के रहने वाले संस्कार त्रिपाठी ने उत्तराखंड पीएससी 2021 में सफलता अर्जित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बड़े भाई को दिया है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। अपनी सफलता के बारे में जानकारी देते हुए क्या बताया संस्कार ने, आइए आपको सुनाते हैं। खंड से पास की और जिससे में आपको सफलता मिली जिला शिक्षा अधिकारी की। पहला सवाल मेरा ये है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं ज्योति स्कूल रीवा से हुई है। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा से मैंने बात की, हाई स्कूल वगैरह पढ़ाई की। आगे की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की है और अभी मैं APS यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। संस्कार त्रिपाठी जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी और हर तरह से मेरी हर तरह सपोर्ट किया। फिर मेरे भैया जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, वो इस समय अरुणाचल में SDM पे पोस्टेड हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल और उनका वर्क इन्वायरमेंट देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। एंड देन मेरे सीनियर्स जिनने मुझे बहुत मोटिवेट किया। संस्कार जी, ये जानना चाहते हैं त्रिपाठी जी, आप क्या और कोई कोचिंग भी आपने क्या यूज़ किया कहीं? नहीं, मैंने खुद से ही पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहता है कि आपको कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरी ह्यूमैनिटीज़ में ही पढ़ाई थी स्कूल से ही, और KV में मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी, तो मुझे कभी कोचिंग की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई। जैसे संस्कार त्रिपाठी जी, आपने उत्तराखंड UPSC से आपने जिला शिक्षा अधिकारी की पोस्ट हासिल की, आने वाला अगला आपका क्या आगाज़ है? अब मेरा UPSC मेंस है, अगले महीने ही है, तो उसकी मैं तैयारी में लगा हूँ। एंड देन फिर मैं सिर्फ UPSC की तैयारी करूँगा एंड होपफुली उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा अगर मेरी मेहनत अच्छी रहती है। तो अभी आपने हार नहीं मानी, अभी और अगला आपका प्रयास रहेगा UPSC में ही? हाँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि माता पिता का नाम रोशन करूँ और अपने ज़िले का नाम देश स्तर पे लेता जाऊँ एंड देन देश दुनिया में मतलब अपना ऐसा काम करूं कि हमेशा मेरा अच्छे तरह से मेरा नाम लिया जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कितने घंटा पढ़ते थे? रूटीन वर्क आपका क्या था? ऐसे घंटे तो नहीं, बट हाँ मतलब एक टॉपिक डिसाइड कर लेता था एंड देन कोशिश करता था। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।